नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है और यह आयरलैंड से लिया गया है। इसको देखेंगे और जो इससे संबंधित विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी अंत में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अनुच्छेद 36 क्या है? अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य क्या होता है? वही राज्य जो मौलिक अधिकार में आपने अनुच्छेद 12 में देखा था, वही यहाँ पर भी है। सिर्फ यहाँ पे राज्य के लिए है, वहाँ मौलिक अधिकार के लिए था। इसके बाद है अनुच्छेद 37। इस भाग का किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। ये जो भाग है, भाग 4, इसको लेके आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वहीं जो मौलिक अधिकार था उसके अगर आप कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसको लेके आप किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के माध्यम से, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के माध्यम से। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, हृदय और या आत्मा कहा है। उसके बाद अनुच्छेद 38 है, जो कि राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। जो राज्य है, जब राज्य इस योग हो जाएगा तो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधीवाद और समाजवाद की तरफ झुकाव है। वहीं अनुच्छेद 38(2) है, सबको समान आय, सुविधा, अवसर प्रदान करने का प्रयास। अनुच्छेद 39 है, राज्य के लिए कुछ निर्देश, राज्य के लिए इसमें निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 39 का, इसमें कहा गया है समान न्याय एवं मुक्त विधिक सहायता। ये 44वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा इसे जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी ने इसे जोड़ा था। उसके बाद है अनुच्छेद जो 39 है, उसमें 39(1) है, जिसमें दिया गया है महिला और पुरुष को आजीविका के समान अवसर। महिलाओं और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर प्रदान किए जाए यहाँ पे। वहीं जो अनुच्छेद 39(b) है, इसमें दिया गया है संसाधनों का समाज में समान वितरण हो। ये ऐसा नहीं कि एक तबका अमीर होता चला जाए, दूसरा तबका जो है गरीब होता चला जाए। अनुच्छेद 39 का C है, धन का केंद्रीकरण को रोकना, कि जो धन है वो एक जगह केंद्रीकृत न हो। अनुच्छेद 39D है, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर हैं, जितनी फीस पुरुषों को मिलती है उतनी ही फीस महिलाओं को भी मिलेगी क्रिकेट में। उसके बाद है अनुच्छेद 40 पंचायती राज। आप देखे होंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से 1992 में अनुच्छेद 243 से 243(ओ) तक राज्य जब सक्षम हो गया तो इसको इसमें जोड़ा था 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद है अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में कार्य, लोक सहायता पाने का अधिकार। और कौन सी दशा होगी? बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी। अगर जब आप इस दशा में रहेंगे तो आपको सहायता पाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आप किसी भी न्यायालय में जाकर नहीं ले सकते हैं। जब राज्य सक्षम हो जाएगा तब आपको देगा ये। उसके बाद है अनुच्छेद 42, जो कहता है कि कार्य के लिए मानवोचित दशाओं का होना। अनुच्छेद 43 है, मजदूरों की मजदूरी, अवकाशों की व्यवस्था करना तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी गांधीवाद की तरफ झुकाव है इसका। उसके बाद है अनुच्छेद 43 का, कंपनी के प्रबंधन में कर्मकारों का योगदान। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। वहीं 43 खा है, सहकारी समिति। इसे 97 संविधान संशोधन 2012 में से जोड़ा गया था। वहीं अनुच्छेद 44 है, समान सिविल संहिता। अगर आप देखते हैं, एक सिविल मामला होता है, एक क्रिमिनल मामला होता है। जो क्रिमिनल वाला मामला होता है, इसमें सभी को समान दंड दिया जाता है, या हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो।
अगर आपने रेप किया है तो रेप के लिए अगर 5 साल का दंड है तो हिंदू होगा उसे भी 5 साल का मिलेगा, अगर मुस्लिम होगा तो उसे भी 5 साल का मिलेगा। वहीं जो सिविल का मामला है, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हिंदू की शादी हो वो हिंदू रीति रिवाज से होती है, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो इसके लिए हिंदू एक्ट बना हुआ है। वहीं जो मुस्लिम का है उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके जो विधि है उसके हिसाब से होता है। तो इसलिए जो समान सिविल संहिता है कहती है सभी लोग समान रहें। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे है क्रिमिनल में कि जो है दंड सभी को समान दिया जाएगा, उसी तरह यहाँ पर भी सभी लोग समान रहें। वहीं अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा पाने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा पाने का प्रयास। अनुच्छेद जो 46 है ये कहता है कि अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अथवा धन से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 47 है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करना तथा मादक पदार्थों का निषेध। जब राज्य इस योग्य हो जाएगा कि वो मादक पदार्थ पर रोक लगा सकता है, जैसे कि बिहार पे रोक है, बिहार में शराब पर रोक है, गुजरात में शराब पे रोक है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 47 में यह है अगर राज्य चाहे तो शराब पर पाबंदी लगा सकता है। अनुच्छेद 48 है कृषि तथा पशुपालन से संबंधी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं का निषेध। दुधारू पशुओं को आप कटने के लिए नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 48 का, जो 48 का है इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना। जो प्रकृति जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करना और जो वन्य जीव हैं उनका भी संरक्षण करना, ये हमें करना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 49 है कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। इसके लिए आप देखे होंगे कि एक है ASI का गठन हुआ है इसके लिए, जब राज्य इस योग हो गया है तो इसका गठन किया है। उसके बाद है अनुच्छेद 50, ये कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना। कार्यपालिका अलग रहेगी, न्यायपालिका अलग रहेगी। कार्यपालिका से विधायिका बनती है, जो न्यायपालिका होती है अपने आप स्वतंत्र होती है। उसके बाद है अनुच्छेद 51, जो अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। 51 रुपये देके आप कहीं भी मामला शांत करा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट और DPSP है, यानी जो आपका मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे अंतर को आप देख सकते हैं, दोनों में क्या अंतर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए कि जो फंडामेंटल राइट है ये लिया गया है USA अमेरिका से, वहीं जो DPSP है आयरलैंड से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट है ये परिवर्तनीय है, इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वही जो DPSP है इसको लेकर आप कोर्ट में जा नहीं सकते। जो फंडामेंटल राइट है ये स्वतः लागू होता है, लेकिन जो DPSP है इसे लागू करने के लिए राज्य को विधि बनाने की आवश्यकता होती है। वहीं जो फंडामेंटल राइट है ये प्रकृति से नकारात्मक है, क्योंकि इसे राज्य को देना ही पड़ेगा। वहीं जो है प्रकृति से सकारात्मक है, अगर राज्य चाहे तो आपको दे, अगर राज्य न चाहे तो न दे। वहीं जो मौलिक अधिकार है ये राजनीतिक न्याय की बात करता है। वहीं जो DPSP है ये आर्थिक न्याय की बात करता है, क्योंकि कहा गया है इसमें कि जो धन का केंद्रीकरण न होने पाए। जो इससे संबंधित क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PCS 2004 और 13 में आया हुआ है। तो अभी आपने देखा था कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4। वहीं अगला जो क्वेश्चन है संबंधित भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। इसको अभी आप सबसे पहले देखा था कि आयरलैंड से लिया गया है। वहीं जो मौलिक अधिकार है वो USA से लिया गया है। ये UP PCS 5 में और 1994 में 2 बार आ चुका है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मौलिक अधिकार में भी और
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, ये दोनों जगह पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं सॉरी, जो कल्याणकारी राज्य की बात है वो संविधान की प्रस्तावना में भी मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, वहीं यहाँ पर भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो यहाँ पे दोनों जगह इसका विचार मिलता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया, इसको आपने देखा है आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित, इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी जो सिद्धांत है ये क्या है, तो इसमें कहा गया है कि ये वाद योग नहीं है, इसको लेकर आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि ये लागू नहीं किया जा रहा है। डीपीएसपी जो है ये वाद योग नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रतिनीय नहीं होंगे। फिर भी अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने से इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अगर राज्य चाहे तो इनको लागू कर सकता है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अभी आपने इसको हम पहले देखा था कि ये समाजवादी की तरफ झुकाव है, इसका गांधीवाद की तरफ भी इसका झुकाव है और उदार बौद्धिकतावादी, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। इसका जो झुकाव है ये चारों तरफ है। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका व्याख्या दिया हुआ है कि भारत का जो संविधान है इसके अंतर्गत डीपीएसपी जो तत्व हैं इसका जो उल्लेख है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें मिलता है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवाद, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रकृति सकारात्मक है तथा ये गैरवादी योग है, इसे आप कहीं भी लेके जा नहीं सकते हैं। जो इससे संबंधित अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी की जो प्रेरणा है हमें किस संविधान से मिलती है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। झारखंड और यूपी पीसीएस लोअर 2015 में पूछा हुआ है। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आज दोहराया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो यहाँ पे है डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये आईएएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। ये कहाँ पे दिया गया है कल्याणकारी जो राज्य है इसकी संकल्पना, ये है ऑप्शन नंबर ए डीपीएसपी में इसको दिया गया है। ये बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, आईएएस 2015 लगभग कई बार आ चुका है क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक होता है। जो आपके कल्याणकारी राज्य होने का प्रतीक है ये सब आपको उपलब्ध कराएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे, इसको आप देख चुके हैं कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। जो मूल अधिकार है वही परिवर्तनीय होता है, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। ये किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये यहाँ पे सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यहाँ पे तीसरा भी सही है। इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि आईएएस 2020 में यानी अभी 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें सिर्फ ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा और इसके लिए जब राज्य कोई सिद्धांत बनाएगा तो कानून बनाने के लिए प्रभावित करता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, ये भी आईएएस 2002 में आया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है,
IAS 2009 में आया हुआ है यूपीएससी में। जो डीपीएससी का सिद्धांत है, मौलिक अधिकारों से किस तरह ये भिन्न है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, जो निर्देशक सिद्धांत है ये परिवर्तनीय नहीं है। जो डीपीएसपी ये परिवर्तनीय नहीं है, वहीं जो मौलिक अधिकार है ये परिवर्तनीय है। सिर्फ यही इसमें यहाँ पे अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें है धार्मिक राज्य की स्थापना करना। आप कहीं भी नहीं दे सकते हैं जो कि कहता है कि धार्मिक राज्य की स्थापना हो। ये 2017-2013 में 2 बार आ चुका है। जो इसमें है निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक तत्व हैं ये क्या हैं। तो इसमें लिखा है अवाद योग्य, यानी कहीं भी आप इसको लेके जा नहीं सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।